चलें, हमारी वैसे पाकिस्तानी अवाम थोड़ा-सा लेट होती है, लेकिन आप लोग कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी आ गए हैं और जिस तरह नॉर्मली लोग लेट होते हैं। चलो 5-10 मिनट खैर है, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा हो जाता है। रोज़ा है, रोज़ा लग रहा होगा। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान अच्छे जा रहा होगा, जिसने भी अभी तक मुझे जॉइन कर लिया सेशन के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है और कोशिश मेरी ये है कि आज ही हम ना डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लें। तो मैंने लाइव सेशन वैसे इसलिए चलाया कि मेरे पास नॉर्मल दिनों के अंदर वीडियोस रिकॉर्ड करने का ना टाइम नहीं बचा था। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लाइव क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस और ऑनलाइन जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, जो जिन्होंने मेरे साथ डायरेक्टली बात की हुई है कि उनको मैंने पढ़ाना है, तो उनके साथ ही मेरे इतना ज़्यादा लंबा उनके साथ शेड्यूल मेरा टाइट था ना कि मैं अपने वीडियोस फर्दर रिकॉर्ड कर नहीं सक रहा था। ट्रिग्नोमेट्री हाफ मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिकॉर्ड नहीं करवा सका। तो मुझे बड़ा फ़ील हो रही थी ये बात कि यार स्टूडेंट्स का अब एग्ज़ाम है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आएगा उसमें, तो क्या किया जाए? तो फिर मैंने कहा यार अब एक सेशन है, इसमें इंशाल्लाह आज हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे। एक सेशन के अंदर हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करें। चलो शुरू करते हैं। अब ओ लेवल्स में आईजीसीएसई है, चाहे जीसी है, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, ग्राफ्स। ग्राफ्स पढ़े, उसमें पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, y इक्वल्स टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स का हमें ये चीज़ पता होती है कि उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। थ्रू आउट द लाइन उसका ग्रेडियंट सेम होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम ग्राफ पे आते थे, क्वाड्रेटिक ग्राफ हो गया, रेसिप्रोकल का ग्राफ हो गया, लॉगरिथमिक ग्राफ हो गया या क्यूबिक ग्राफ हो गया, कोई भी किसी भी तरह का ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब उसका ग्रेडियंट क्या होता था? हर पॉइंट के ऊपर चेंज, हर नए पॉइंट के ऊपर एक नया ग्रेडियंट। अब क्या करना है? अब जिस बंदे को बहुत ज़्यादा, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे डेली बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्राफ्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा? पहले जो ओ लेवल्स के मेथड के ज़रिए अगर हम देखें तो हम क्या करते थे? हमें जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए वहाँ पे एक डॉट लगा के हम टेंजेंट बनाते थे, उस टेंजेंट का ग्रेडियंट लेते थे, वो हमारा ग्रेडियंट आता था उस एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या है? मेरे पास ग्राफ पैड नहीं है, मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन मेरे पास कर्व है, उसके ऊपर मुझे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ग्रेडियंट निकालना है। अब मैं क्या करूँगा? अच्छा चलो मैं जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा, जाके मैं ग्राफ पैड ले भी आया, मैं स्केल ले भी आया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ चल रहा था। अब इस ग्राफ में पहले मुझे इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड करना था, मैंने इधर टेंजेंट बना लिया। अब इसमें फिर मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करना था, मैंने यहाँ पे भी टेंजेंट बना लिया। चलो 2 टेंजेंट्स तो बना लिए, पता लग गया थोड़ा बहुत। यहीं पे दरमियान में तीसरा पॉइंट लगा के बनाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? वो तो बड़ा घिसमिस काम हो जाएगा। ग्राफ पैड आ भी गया, सब कुछ है, लेकिन अब मुझे दिन में 10 दफ़ा ग्रेडियंट निकालना है, 20 दफ़ा ग्रेडियंट निकालना है, चेक करना है, तो मैं क्या 20 दफ़ा टेंजेंट्स बनाता रहूँगा? मेरा तो सारा दिन इसी काम पे लग जाएगा। फिर मैथमेटिशियंस ने सोचा, उन्होंने कहा यार कोई ऐसा काम होना चाहिए कि ग्रेडियंट हम निकाल लें, लेकिन हमें ग्राफ ना बनाना पड़े। इक्वेशन हो, सॉल्व करें, डायरेक्ट थ्योरेटिकली ग्रेडियंट पता लग जाए, और ये वाली वैल्यू तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं सकते, एक्यूरेट वैल्यू। तो उसके लिए फिर उन्होंने जब वर्किंग की, दिमाग लड़ाया थोड़ा सा, अल्लाह ताला ने उन्हें अकल दी, तो उन्होंने डिफ्रेंसिएशन इंट्रोड्यूस की। अब डिफ्रेंसिएशन, हमें ये पता लग गया, डिफ्रेंसिएशन आ गई हमारे पास। तो डिफ्रेंसिएशन का पहला पर्पस, हम डिफ्रेंसिएशन करते क्यों हैं? टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व। कोई एक कर्व है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई क्यूबिक कर्व है, जिस तरह का मर्जी कर्व है, अगर आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब डिफरेंशिएशन के आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले चीज़, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। अगर मैं ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा बड़ा लिख दें। अगर किसी भी वजह से मेरा बोर्ड ब्लर हो जाता है, इंटरनेट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप चैट बॉक्स में बता दें कि सर ब्लर हो गया, या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तो वो भी आप बता सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें, तो उसको मैं रिपीट कर दूंगा। डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन के अंदर हम एक रूल पे चलते हैं, DMS। DMS क्या है? D stands for differentiation, M stands for multiplication, S stands for subtraction। मतलब ये कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब, हमने डिफ्रेंशिएट करना है। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं टोटल, एक होती है बेस,
एक होता है कोएफिशिएंट और एक होती है पावर। डिफरेंशिएशन में पावर को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट के साथ, तो पावर को जब कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, x एज इट इज, सब्ट्रैक्शन मतलब पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3x और 1 माइनस कर दिया 3x स्क्वायर। इसी तरह अगर हमारे पास है 2x टू पावर 5, डिफरेंशिएशन चल रही है तो डिफरेंशिएशन में पहले हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, और 5 में से 1 माइनस किया तो x टू पावर 4। अब अगर x टू पावर है ही 1 हमारे पास, फॉर एग्जांपल 4x, यहां पे पावर क्या है 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 4। तो यहाँ से तो हम ये चीज़ याद भी करना चाहें तो याद कर लें कि यार जब भी सिंपल x है, x की पावर 1 है, तो हमेशा बस जो उसका कोफिशिएंट है वही आंसर आ जाता है। इसमें एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसका याद ध्यान रखिएगा, सिर्फ x है, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं समझना कि इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास है कोई एक कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 5 को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0। आप लोगों ने स्कूल में अभी तक पढ़ लिया होगा, काफ़ी आता है, ये चीज़ें आपको याद भी हो चुकी होंगी, लेकिन ये क्यों 0 आता है? क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स टू पावर 0, एनीथिंग टू पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 5 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख सकता हूँ ना। अब पावर हो गई 0, 0 को मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट के साथ, तो ये चीज़ क्या हो गई 0, सारा टोटली क्या हो गया 0, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 0। कोई भी कोएफिशिएंट है उसका आंसर आ जाता है 0। ये तो तरीका हो गया कि हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। नंबर 1, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई, वेरिएबल्स एक होते हैं कांस्टेंट, मतलब जिसमें a b c, उनकी बात नहीं कर रहा, वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, x और y हो गया, x हो गया, इनको मल्टीप्लाई किए बगैर आपने डिफरेंशिएट नहीं करना। आपने ये नहीं कर सकते कि इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 2x आ गया, ये अगर किया तो ये गलत हो जाएगा। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है फिर कर सॉल्व करना है। हाँ, प्लस के अंदर है, मतलब एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 4 है, इसको कर सकते हैं, बीच में प्लस माइनस हो कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई चल रहा हो फिर नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी वेरिएबल को डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंशिएट नहीं करना। अगर वन डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया, आपने कह दिया सर 1/2x आंसर आ गया, तो ये भी क्या हो गया गलत। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को मूव करना है, मूव करके न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो ये 1 डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर मूव करके न्यूमरेटर में आया तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो गई तो आंसर आ गया x टू पावर -2। इसको डिफरेंशिएट कर लें। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2x टू पावर -3, क्योंकि -2 पावर -1 -3 आ गया। यही काम करते वक्त अगर हमारे पास है 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो आपको सिर्फ वेरिएबल को ऊपर लेके जाना है, ये नहीं करना कि 3 को भी ऊपर ले जाएं। ठीक है, ले जा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से आपका काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम सिर्फ हमारे पास जो वेरिएबल है हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x टू पावर -2 डिवाइड बाय 3, और इसको आगे आप डिफरेंशिएट कर लें। ये तो डिफरेंशिएट करने से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, जो कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, बच्चों को चेन रूल भी आता है, आपको कनेक्टेड वाला पार्ट भी आता है, आपको रेट ऑफ चेंज भी आता है, सारी चीज़ें आता है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जिनकी वजह से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो जाता है गलत। अब डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है वो मुफ्त के मार्क्स हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से थोड़ी सी तरीके से आ जाए। आगे चलते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि डिफरेंशिएशन क्या है, हमें ग्रेडियंट बताती है, तो डिफरेंशिएशन में ग्रेडियंट कैसे पता लगेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई।
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, जो हमेशा y की फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी होती है दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व। जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो y की जगह क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। कभी ये सोचा है कि dy बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, यहाँ पे ए वाई बाई ए एक्स क्यों नहीं लिखते, बी वाई बाई बी एक्स क्यों नहीं लिखते, सी वाई बाई सी एक्स क्यों नहीं लिखते, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही क्यों लिखते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डेल्टा, फिजिक्स में पढ़ा है डेल्टा, ओके, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। एक पॉइंट आ गया था इससे, ये अगर आपको नहीं भी पता तो ऐसे मार्क्स नहीं कटेंगे। खैर, तो y को डिफरेंशिएट किया हमने, हमारे पास आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आंसर आता है, 2x। 2 मल्टीप्लाई बाय x का कोफिशिएंट है 1 यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, और x की पावर थी 2, 2 में से 1 माइनस कर दिया, क्या आंसर आ गया 2x। 4x हमने बात की, अगर हमारे पास सिर्फ x से x की पावर 1 है तो उसका जो भी कोफिशिएंट होता है वो आंसर होता है। हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया 4। जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, खत्म हो गया, वो खत्म भाई, उसके लिए क़यामत आ गई है, वो खत्म हो गया इस दुनिया से। अब हमारे पास ये जो चीज आई है, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स जो आया है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का एक फंक्शन है, ये आपका ग्रेडियंट का एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम है ग्रेडियंट का, कि आपने, क्योंकि कर्व है ना, कर्व पे हर पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन आ गई कि हमें x की जिस भी वैल्यू के ऊपर हमें ग्रेडियंट चाहिए, हम बस वो वैल्यू यहाँ पुट करें और हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट। मैं कहता हूँ ग्रेडियंट फाइंड करें व्हेन x इक्वल्स टू 4, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2 इंटू 4 प्लस 4, तो ये क्या आ जाता है 8 प्लस 4 विच इज 12। 8 प्लस 4 क्या आंसर आ गया 12। अब लाजमी नहीं है कि वो आपको यहाँ से इस साइड पे लेकर जाएं, मतलब ग्रेडियंट के ऊपर आपको x बताएं और कहें कि ग्रेडियंट या फाइंड करें। वो ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और क्या when dy बाई डी एक्स इक्वल्स, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है। अब ग्रेडियंट की वैल्यू यहां पर हमारे पास गिवन है 24, कहते हैं x फाइंड करें। वो x की वैल्यू क्या थी जब ग्रेडियंट आपके पास क्या आ रहा था 24, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमें पता है हम dy बाई डी एक्स का पहले फंक्शन फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x प्लस 8, और dy बाई डी एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है 24, तो 24 इक्वल्स 2x प्लस 8, यहाँ से हमारे पास 24 माइनस 8 इज 16, 16 इक्वल्स टू 2x, और x का आंसर आ जाएगा 8। समटाइम्स वो x पूछ लेते हैं, समटाइम्स वो कहते हैं कि वो पूरा पॉइंट बताएं कि जिस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट जो है वो क्या आ रहा है 24, तो पूरा पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर एक अपने पास नोट लिख लें। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू हमने 8 लिख दी है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब पॉइंट होता है तो पॉइंट में सारे कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए ना, तो x कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए। तो जो पॉइंट्स जब हमने यहाँ पे वो करने हैं, कंप्लीट करने हैं, कोऑर्डिनेट कंप्लीट करना है, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट के लिए हमेशा फॉर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज use equation of curve, always use equation of curve। equation of curve क्या है, ये y की इक्वेशन। अब यहां पर स्टूडेंट एक मिस्टेक ये करते हैं कि ये dy बाई डी एक्स है,
यहाँ पर कहते हैं सर हम इसकी जगह देखें, यहाँ पे हम x पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है, ये y नहीं है, ये डेल्टा y है। पूरे एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे y होता है, और वो होती है आपके पास ये इक्वेशन, ये रहा y। इसके अलावा y आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा। तो अब आपने 8 आ गया आपके पास, x कोऑर्डिनेट आ गया। अगर y फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, ये x की वैल्यू, ये 8 जो वैल्यू है, ये हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। मुझे लग रहा है मैंने कोई शायद मिस्टेक किया। 2x प्लस 8, अच्छा नहीं ठीक है, 24 और ठीक हो गया। तो हम y पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलें अब ये आप सॉल्व करें यहाँ से आगे। यार अब्बास एक काम करो, तुम इस चेयर पे आ जाओ प्लीज़, और साथ जो है ना वो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, वो अगर कोई चैट में कोई चीज़ इस तरह की मेंशन कर रहे हैं, जो कोई क्वेश्चन वगैरह साथ साथ उस पर नज़र रख लेना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ वहाँ तक। ठीक है, अभी भी आई थिंक किसी ने कोई मैसेजेस वगैरह किए हैं, कोई बताओ, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो बता दो वो ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो बता देना, कोई भी ऐसी चीज़ के सर नज़र नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ ना, तो बता देना। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट कि हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करके हमने उसको इक्वेट कर दिया ग्रेडियंट के, और ग्रेडियंट के ज़रिए हमें पता लग गया हमारे पास क्या आ गया है, x कोऑर्डिनेट। और फिर अगर हमें y कोऑर्डिनेट पुट करना है, हम y की इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं वैसे जब लेक्चर्स इसके लिए मैं डिफ्रेंशिएशन के अलग से भी रिकॉर्ड करूँगा, अब जब टाइम मुझे मिलेगा, लेकिन तब मैं प्रॉपर तरीके से सही क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करवा के साथ साथ जिस तरह नॉर्मली हमेशा करता होता हूँ। लेकिन अब चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमने एक ही गो में डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट डिलीवर करके आगे चलूँगा। अब आ जाते हैं हमारे पास चेन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि A2 की डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, चेन रूल के ऊपर। उसके अंदर भी चेन रूल आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। फिर डिफ्रेंशिएशन के अंदर आगे कुछ हमारे पास कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज और ये सारी चीज़ें, वो सब चेन रूल के ऊपर। अभी आपने चेन रूल बड़े ध्यान से समझना है और इसको सीख लेना है। मैं इसके 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। चेन रूल है क्या, हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 1 होल पावर 6। y इक्वल्स 2 इंटू 3x माइनस 1 होल पावर 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते ऐसे जब तक या तो ब्रैकेट एक्सपेंड ना हुई हो हमारे पास, या कोई और मेथड हमने ना सीखा हो। ब्रैकेट को एक्सपेंड करने का एक तरीका तो है, हमने सीखा है बाइनोमियल एक्सपेंशन टू पावर 6 तक। अरे यार हमने तो वहां पे भी शॉर्टकट्स सीखे थे, हम तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर भी अगर कोई कोएफिशिएंट या कोई चीज़ हमें चाहिए तो हम तो 6 टर्म्स के लिए एक्सपेंड ही नहीं करते। और ये क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का कि हमने अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है या इंटीग्रेशन के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके एक्स पुट करना है, एक्स पुट करके हमने वैल्यू निकालनी है, तो 3 नंबर के लिए इतनी मेहनत कैसे करनी, नहीं। हम यहाँ पे फिर यूज़ करेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं कि आपने इक्वेशन को 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंसिडर करना है। एक पार्ट है आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट। तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या है, इनसाइड द ब्रैकेट है हमारे पास 3x माइनस 1, और एक है हमारे पास आउटसाइड। तो आउटसाइड द ब्रैकेट वाला पार्ट कौन सा बनता है, 2 और 6। इनसाइड द ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, 3x माइनस 1। आउटसाइड द ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, 2 और 6। पहले मैं आप लोगों को चेन रूल समझा दूंगा, फिर मैं डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा। इनसाइड द ब्रैकेट वाला जो पार्ट था उसको हमने ज्यूम कर लिया u। आप कोई भी लेटर ज्यूम कर सकते हैं, आप उसको v कहते हैं, z कहते हैं, a कहते हैं, b कहते हैं। u इक्वल्स 3x माइनस 1। अब जब मैंने 3x माइनस 1 को एज्यूम कर लिया कि ये u है, तो मैं ब्रैकेट को उस हिसाब से लिख सकता हूँ। इक्वेशन को मैं इक्वेशन को लिख 2u टू पावर 6, ब्रैकेट के इनसाइड वाला जो है वो तो u हो गया, उसको हमने क्या लिख दिया, 2u टू पावर 6। और
इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि पूरी ये नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। y इक्वल्स टू 2u टू पावर 6, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखिए। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक ये बन गई, एक हमारे पास ये बन गई। ये देख लें, u को हमने क्या कह दिया, u क्या है 3x माइनस 1, तो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर 3x माइनस 1 की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, u। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गई है हमारे पास u और x की फॉर्म में, u एंड x, और एक हमारे पास आ गई है y एंड u की फॉर्म में। लेकिन हमें क्या फाइंड करना होता है, चेन रूल हमें लेके जाता है, लीड करता है क्या फाइंड करवाने की तरफ, dy बाई डी एक्स। इक्वेशन के अंदर जब लेफ्ट हैंड साइड पे जब सब्जेक्ट था y था, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन जिस टर्म्स में थी वो x था, तो हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया। अब जब यहां पर u है 3x माइनस 1, यू इक्वल्स टू 3x माइनस 1, यू इक्वल्स 3x माइनस 1, तो मैं इसको dy बाई डी एक्स तो नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा du बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि अगर यहाँ y है और यहाँ x है तो dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ जब u आ गया और यहाँ x है तो हम इसको du बाई डी एक्स लिखेंगे। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब इसी तरह जब हमारे पास y इक्वल्स टू 2u टू पावर 6 है, तो मैं इसको dy बाई डी एक्स तो लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा, dy बाई du। अब dy बाई du का क्या आंसर आएगा, dy बाई du का आंसर आ जाएगा 6 टू 12, u टू पावर 5। अब हमारे पास दो डिफरेंट चीजें आ गई हैं, एक आ गया है du बाई डी एक्स और एक आ गया है dy बाई du। यहाँ लिखते हैं ऊपर दोबारा जरा इसको ताकि क्लियर हो जाए, du बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है 3, और dy बाई du हमारे पास आ गया है 12u टू पावर 5। ठीक, हमने क्या चाहिए, हमने एट द एंड जो मर्जी कर लें और एक और लेटर बीच में ले आए और ज़्यादा लंबा चेन रूल बना लें, तो जो आखिरी कॉलम है, हाँ वो टॉप पे नहीं नजर आ रहा, ये वाला, ये वाला ये हाँ, ये नहीं नजर आ रहा, अच्छा, लाइट की वजह से। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, मैं इसको नीचे करके लिख देता हाँ, तो इसका जो बॉटम है dx के नीचे से नजर आ रहा है। हूँ। बिल्कुल ठीक हो, थैंक यू सर। du बाई डी एक्स, अपने साथ किसी को बिठाने का फायदा हो जाता है ना। du बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया था 3, और dy बाई du हमारे पास क्या आया था 12u टू पावर 5, 12u टू पावर 5। हमने क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, जो मर्जी हो जाए। तो यहां पर ना सिर्फ एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर मैं du बाई डी एक्स और dx बाई du को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में, du बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई किया dy बाई du को, आपने क्रॉस करना नहीं है लेकिन सिर्फ विजुलाइज करें और देखें du और du कैंसिल हो रहा है। जब du और du कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स ऑटोमेटिकली। तो दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ इसको कि ये चीज हमारे पास dy बाई डी एक्स के इक्वल है। तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या आ रहा है कि यार du बाई डी एक्स का जो आंसर था दैट वाज 3, उसको मल्टीप्लाई कर दें dy बाई du के आंसर से विच वाज 12u टू पावर 5, है ना। तो क्या बन गया 36 u टू पावर 5, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। और u को हमने क्या एज्यूम किया था, u को हमने एज्यूम किया था 3x माइनस 1, तो u की जगह हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं 3x माइनस 1 टू पावर 5। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया इस इक्वेशन का। अब ये जो सारी इतनी लंबी कहानी मैंने किया ना, ये आपको सिर्फ चेन रूल समझाने के लिए की, क्योंकि चेन रूल आपका अभी आगे डिफरेंशिएशन के अंदर भी यूज होगा, A2 के अंदर भी यूज होगा। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड के ऊपर कि चेन रूल वाली डिफरेंशिएशन
आप सिर्फ क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देख के माइंड में सॉल्व करके बता दें कि ये सर ये होगा। हमने इनसाइड और आउटसाइड वाला पार्ट देखना है। इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड वाला पार्ट क्या था ब्रैकेट का? 3x माइनस 1। आउटसाइड वाला पार्ट क्या था ब्रैकेट का? 2 ब्रैकेट पावर 6। इनसाइड को डिफरेंशिएट करें, क्या आंसर आएगा? 3। इसको डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया 3। इसको डिफरेंशिएट करें, क्या आंसर आएगा? 6 2 जा 12 और पावर 5। यही हो गया। असल में किया हमने यहां पर भी यही है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, देखें आंसर 3 आया। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, आंसर 12 पावर 5 आया, 12 पावर 5। फिर उसके बाद क्या किया था? उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यार, हमारे कौन सा रोजा टूट जाएगा। 3 12 जा 36। ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर 5 आ गई। तो ब्रैकेट के अंदर क्या था? ब्रैकेट के अंदर जो है ना, वो एक समझ लें वो शील्डिंग हुई है, उसको तो आप किसी सूरत छेड़ ही नहीं सकते हैं, वो वैसा ही रहेगा। वो ना रजाई कंबल शंबल सब कुछ लपेट के बैठे हैं। तो 36 3x माइनस 1 टू पावर 5 आंसर आ गया। कहाँ पहले इतना लंबा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए था। और उसके बाद हमारे पास ये छोटा सा पार्ट। क्या अब आप देखें ब्रैकेट का, देखें इनसाइड क्या है ब्रैकेट का, आउटसाइड क्या है, और उसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसका, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए ये चीज़। आपको बहुत दफ़ा होगा पास पेपर के अंदर भी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि वो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं अंडर रूट की फॉर्म में, क्यूब रूट की फॉर्म में, या डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो एक ज़रा मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा सा, y इक्वल्स टू 3 4 ओवर अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, इसको कह रहे हैं डिफरेंशिएट करें। हमने डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करना। अब और उसके बाद फिर जो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, वैसे मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था, स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ लिखी होती है तो हम उसको पहले पावर में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिखना हमें, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो पहले जो भी चीज़ है उसको किस फॉर्म में लिख देंगे? पावर की फॉर्म में। तो ये पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास 4 डिवाइड बाय 3x माइनस 2 टू पावर 1/2। अंडर रूट की पावर क्या होती है? 1/2। यहाँ मैंने कहा था जब आप मूव करेंगे ऊपर तो आप सिर्फ x को लेके जाएंगे। यहाँ पे ये वाली गलती ना करना, यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, पूरी ब्रैकेट है, पूरी ब्रैकेट मूव करके ऊपर जाएगी। ये ब्रैकेट के दरमियान में से चीज़ें निकाल के नहीं लेके जा सकते। तो y इक्वल्स 4 इंटू 3x माइनस 2 टू पावर माइनस 1/2। अब पावर चेंज हो गई। अब माइनस 1/2 पावर चल रही है, ब्रैकेट को आता है किसी को एक्सपेंड करना? नहीं आता। और इसको एक्सपेंड करना भी हम सीखेंगे A2 में जाके। तो हम क्या करेंगे? हमें ज़रूरत नहीं है इसको एक्सपेंड करने की। हमें चेन रूल आता है। चेन रूल के हमारे पास ये मेथड भी है, यू वाला मेथड भी है, चेन रूल का हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है। तो हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। भाई इनसाइड द ब्रैकेट क्या है? 3x माइनस 2। आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है? माइनस 4 और ब्रैकेट को पावर माइनस 1/2। 3x माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करें, आंसर आ जाता है 3। इसको डिफ्रेंशिएट करें, अब माइनस 1/2 इसको लिख लिया करना हमेशा, वरना गलती हो जाएगी। माइनस 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ, पावर में से माइनस 1/2 माइनस 1 कैलकुलेटर में डाल के करना, इसके अंदर भी गलती हो जाती है। तो ये आंसर आ जाएगा -3/2। अब ये 2 1 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर आ गया 6 माइनस 6। ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2 एज इट इज एंड पावर -3/2। ये हमारे पास क्या आ गया? डेरिवेटिव dy बाई dx। और अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपने ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर में पुट करें, और कैलकुलेटर में पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चले, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें ये चीज़ें जो भी है, ताकि उसके बाद मैं बोर्ड अरेज करूँ और फिर हम इससे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, डिफरेंशिएशन का। और थोड़ा सा उसमें आप लोग जो भी देख रहे हैं
मुझे चैट बॉक्स के अंदर अगर मैसेज करके आप लोग ये बता दें कि अभी तक मैंने जो चीज़ आपको बताई है क्या आपको समझ आ गई है सारी, आवाज़ तुम्हें समझ आ गई? ओके। मैं ज़रा यहाँ से अब रब करना स्टार्ट करता हूँ। कमेंट्स आए हैं? क्या कमेंट आ रहा है यार, देखना भाई। अच्छा, यस सर, ओके। बस बताया करना है यार, चिल बैठा हुआ। रोज़ा तो नहीं लग रहा ज़्यादा? नहीं, मैंने कहा कुछ इम्पोर्टेंट है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है मेरे लिए कि मेरे हम सब भेजे मैंने यार थम्स अप का मतलब यही होता है ना कि उन्हें समझ आई है। चलो गुड है, माशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बहुत अब डिफ्रेंसिएशन तो है ही सारी इंपॉर्टेंट, तो मैं हर टॉपिक के ऊपर यही कहूँगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट। वो इसलिए कहता हूँ कि इसका क्वेश्चन बड़ा आता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसका आप लोगों ने बहुत दफ़ा क्वेश्चन देखा होगा टॉपिकल्स करते वक्त, पास पेपर्स करते वक्त, और ये उतना ही आसान टॉपिक है। जितना इसका क्वेश्चन आता है उतना ही ये आसान टॉपिक है। मैं एक कर्व बना रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ही रैंडम कर्व कि कोई भी वैसे हो तो वो कुछ भी सकता है, मैंने एम एक कर्व बना दिया, ठीक है। चलो यार थोड़ा सा वो हिसाब से बना देते हैं, कल को कोई मैथ्स का टीचर मेरी वीडियो देखे तो ये ना कह दे यार सर ने इक्वेशन कुछ और लिखी है और सर ने कर्व कुछ और बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम एक कर्व बनाते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। हमारे पास एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब ये जो कर्व है वो कह रहे हैं कि इसका एक पॉइंट उन्होंने बता दिया। पॉइंट क्या? व्हेन x इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, या व्हेन x इक्वल्स टू -1 नहीं 1 रख लेते हैं, ये ठीक रहेगा, इजी रखते हैं वैल्यू अपने लिए समझने के लिए। व्हेन x इक्वल्स टू -1 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। व्हेन x इक्वल्स टू 1 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहां हम लिखेंगे, वर्किंग करेंगे टेंजेंट की, और यहां हम वर्किंग करेंगे नॉर्मल की। आप एक दफ़ा अपने पास ये वर्किंग नोट कर लें और उसके बाद दोबारा इसी को देखते रहिएगा, बार बार इसी का विर्द करते रहें। आजकल रमज़ान चल रहा है, आप लोगों को उंगलियों के ऊपर तस्बीह पढ़ने की आदत बनी हुई है। टेंजेंट और नॉर्मल का विर्द कर लेना, और टेंजेंट और नॉर्मल का 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ठक करके ठीक हो जाएगा। अब टेंजेंट और नॉर्मल याद रखें, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती हैं। अब जब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हमें चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक हमें सी चाहिए होता है, वाई इंटरसेप्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं, ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास ग्रेडियंट है तो भी हम ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट है तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो हमने ये चीज़ तो सीख ली है, अभी पिछला बोर्ड भर दिया हमने कि हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए जो कर्व है, कर्व को हमने dy बाई डी एक्स, मैं डायरेक्टली dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 2x प्लस 8, 2x प्लस 8। यहाँ पे भी ग्रेडियंट निकालना है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2x प्लस 8। तो पहला स्टेप क्या हुआ? जो भी कर्व की इक्वेशन है उसको हमने क्या किया? उसको हमने कर दिया डिफरेंशिएट।
अब डिफरेंशिएट करके, चूंकि कर्व है हर पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट डिफरेंट होता है, तो हमें कोई एक एक्स की वैल्यू चाहिए कि उस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू पुट करें, और पुट करने के बाद हमारे पास ग्रेडियंट आ जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट किया। अब बेशक ना अपनी आसानी के लिए तो डी वाई बाई डी एक्स को एम भी लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, मैंने एम भी लिख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 प्लस 8 10। यहां पर भी ग्रेडियंट क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 प्लस 8 10। अभी तक सारी चीज सेम चल रही है, लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल में फर्क क्या आता है। टेंजेंट है ये वाली लाइन, ये टेंजेंट चल रहा है। नॉर्मल, यहां पे जो भी टेंजेंट है उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, ऐसा ही है। तो टेंजेंट के लिए तो जो ग्रेडियंट है ना, जो उस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट है वही टेंजेंट का ग्रेडियंट है, लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा -1/10, या वो m1 into m2 इक्वल्स -1 करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर सिर्फ एक ये फर्क आता है। उसके बाद क्या, अब हमें ग्रेडियंट आ गया हमारे पास दोनों का, एक का ग्रेडियंट आ गया 10, एक का ग्रेडियंट आ गया -1/10। हमें क्या चाहिए, c चाहिए। ओके, c हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट हो। पॉइंट से मुराद दोनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x कोऑर्डिनेट भी हो और y कोऑर्डिनेट भी हो। तो x कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास। अभी मैंने पिछले बोर्ड जब लिख रहा था बताया कि y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है, वो है इक्वेशन ऑफ कर्व। अब इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आता है। जब x इक्वल्स टू 1 है तो y हमारे पास आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 1 24, 1 का स्क्वायर 1, 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 15 24। तो y का आंसर क्या आया 24। अब हमारे पास एक पॉइंट भी है जिसमें x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 24। तो अब आप 1 और 24 x और y को यूज करके इसका भी c निकाल सकते हैं, इसका भी c निकाल सकते हैं, इसका भी y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और इसका भी y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। निकालते हैं जल्दी जल्दी। y इक्वल्स टू mx प्लस c एंड y इक्वल्स टू mx प्लस c। y है 24 इक्वल्स ग्रेडियंट है 10, x है हमारे पास 1 प्लस c, तो यहां से c आ गया हमारे पास 14। यहां पे करते हैं 24 इक्वल्स टू ग्रेडियंट है -1/10 और x की वैल्यू 1 है तो प्लस c। 10 इधर जाके या -1/10 उस साइड पर जाके प्लस कर दें, तो -1/10 प्लस हो गया तो ये आ जाता है 24.1 इक्वल्स टू c। आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख लें कोई मसला नहीं। और अब c भी आ गया हमारे पास, x भी आ गया और c भी है, ग्रेडियंट भी है। आप दोनों की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। यस, हाँ, पॉइंट दोनों कॉमन है। अच्छा पॉइंट रेज किया बॉस ने कि ये देखें, अब ये वही टेंजेंट था, ये पॉइंट था, इसी पॉइंट के ऊपर क्या बन गया परपेंडिकुलर। तो दोनों पर, चाहे वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, चाहे वो टेंजेंट है, ये पॉइंट ही लाई कर रहा है, क्योंकि व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x इक्वल्स टू 1 है तो y भी वही रहेगा। अब इसमें क्वेश्चंस बड़े मुख्तलिफ तरह के वो कर सकते हैं। सिनेरियोस, मैं वो सारे सिनेरियो सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि ये सिनेरियो हो सकता है, ये सिनेरियो हो सकता है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। एक सिनेरियो क्या हो सकता है, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि उन्होंने कहा भाईजान एक टेंजेंट है वो x इक्वल्स टू 1 के ऊपर कर लो, और एक और टेंजेंट है जो x इक्वल्स टू -5 के ऊपर कर लो। वो दोनों टेंजेंट्स जो है ना वो एक पॉइंट P पे मीट कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। एक कर्व है, कर्व के दो टेंजेंट्स हैं और दोनों टेंजेंट्स एक पॉइंट P के ऊपर मीट कर रहे हैं। जो पॉइंट P पे मीट कर रहे हैं वो कह रहे हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमें पता लग गया यार एक टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी। एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की, इस दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की। अब दो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि भाई एक हमारे पास ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है और एक हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर।
अब ये जो परपेंडिकुलर और टेंजेंट जो है ना, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, उसका मीटिंग पॉइंट फाइंड करें, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, वो भी वही, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों की इक्वेशन निकाली, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। फिर वो ऐसे भी कह सकते हैं, यार एक पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है, पहले कहेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने इस तरह बना ली। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना ली, वो कहेंगे फाइंड द पॉइंट वेयर द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन, मीट्स द कर्व अगेन, दोबारा मीट करेगा कर्व को। अब एक पॉइंट तो वो था जहां पे नॉर्मल हमने बनाया, जिस पॉइंट को यूज करके नॉर्मल की इक्वेशन हमने निकाली। अब किस पॉइंट के ऊपर, द पॉइंट वेयर द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन, अब हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अब उसका मीटिंग पॉइंट किसके साथ देखना है दोबारा, कर्व के साथ, तो फिर कर्व की इक्वेशन के साथ इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे। दो पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट ऑटोमेटिकली ये वाला होगा और एक पॉइंट ये वाला होगा, और अगर आपका एक पॉइंट ये वाला नहीं निकला तो इसका मतलब आपने गलत किया, ये वेरिफिकेशन भी हो जाती है। अब उसने क्या, दो, क्योंकि कर्व की इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है हमेशा दो पॉइंट्स निकालने। अच्छा, दो पॉइंट्स बन रहे हैं, क्योंकि अब हम ये भी कह सकते हैं कि अब क्वेश्चन में कहा है कि मीट्स द कर्व अगेन, तो इसका मतलब है कि दो ही पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट तो ये है, तो पहला पॉइंट हमारा यही आना चाहिए, अदरवाइज हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में या तो गलती की है या फिर हमने उसको आगे कर्व के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कराने में गलती की। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ पॉइंट्स और सारी चीज़ें, अब इसी के अंदर वो एक्स एक्सिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है, वाई एक्सिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है कि वेयर द टेंजेंट मीट्स द एक्स एक्सिस या वेयर द टेंजेंट मीट्स द वाई एक्सिस, वो भी हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कर्व है, एक कर्व का ये टेंजेंट चल रहा है, तो वो कहते हैं कि फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट मीट्स द एक्स एक्सिस, या हमारे पास यही एक कर्व है, कर्व के एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास वो नॉर्मल बन रहा है, तो कहते हैं फाइंड द पॉइंट वेयर द नॉर्मल मीट्स द वाई एक्सिस। तो स्नैरियोस किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पल्ले से बांध लें, रट्टा लगा लें इस टाइम पे कि भाई जब भी नॉर्मल या टेंजेंट की कोई बात हो रही है तो सबसे पहला पार्ट क्या करना है, हमने उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। उनकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद अगली चीज़ आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। चलो, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हमारे पास अब इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि आप लोग बुक से क्वेश्चंस वगैरह वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन बुक के अंदर इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्रैक्टिस अच्छी करवा देते हैं। तो आप लोग टॉपिकल्स ही करें, आप लोगों के पास टॉपिकल्स इनके पास हैं, टॉपिकल्स करें। और मैंने वैसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना नंबर वगैरह वो सारी चीज़ दी हुई है। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स दूर दूर से इस तरह वो हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की एक कम्युनिटी अपने पास ग्रुप के ऊपर बना लूँ ए लेवल्स वालों की, और फिर उसमें फर्दर क्या हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर लिया करूँगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि जब आप लोग मैसेज करें तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स का जवाब दे दूँ। तो वैसे भी अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरा ये मैं नंबर भी यहाँ पर लिख देता हूँ, 0300 240 8128, ठीक है। फजूल मत शेयर कीजिएगा, ऑलरेडी इतने ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि मैं जो है ना कईयों को तो बस वैसे ही मार्क एज रेड करके निकाल देता हूँ आगे। तो काम की बात है, काम की बात करें, और भी वैसे भी कोई चीज़ वगैरह कोई ज़रूरी चीज़ पूछनी है तो ज़रूर करना। ओके भाई, अब इसके बाद मैं पहले वहाँ से देख के निशान लगा लूँ कि यहाँ से इस पॉइंट से नीचे नीचे मुझे लिखना है आगे। हाँ ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास ना टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया था। मैं सेशन के लिए जब मैं चीज़ें तैयार कर रहा था तो मेरे पास वो एक शुक्र है एक टीचर आए हुए थे, उनके साथ लग के थोड़ी सी तैयारी कर ली। मेरे पास कोई टीम शीम कुछ नहीं है, बस एमी लाइट लगाई है और शुरू कर दिया। ओके, हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई। अब हम आते हैं स्टेशनरी पॉइंट पे। स्टेशनरी पॉइंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, अगर तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व है तो क्वाड्रेटिक कर्व में स्टेशनरी पॉइंट होगा या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम। क्या होगा, या मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम। तो अगर हमने ये चेक करना है कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं या मिनिमम पॉइंट्स हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। और उसके अलावा अगर हमने ये चेक करना है
कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं कि किस वैल्यू ऑफ x के ऊपर, किस वैल्यू ऑफ y के ऊपर ये स्टेशनरी पॉइंट्स लाई करते हैं। सेम इक्वेशन यूज कर लेते हैं, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। हमने चेक करना है, नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। क्वाड्रेटिक्स का लेक्चर अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो मेरा, तो क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर के अंदर जब मैं क्वाड्रेटिक कर्व्स को एक्सप्लेन कर रहा था और जब उसके अंदर मैंने ग्राफ स्केचिंग के ऊपर में आया, तो वहां पे मैंने बताया था कि हम इन पॉइंट्स को, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है और जो मिनिमम पॉइंट है, उनको हम स्टेशनरी पॉइंट क्यों कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ, स्टेशनरी है। और स्टेशनरी उसको इसलिए कहा गया कि इस पॉइंट के ऊपर हमेशा जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है, जीरो। ग्रेडियंट के जीरो होने का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स क्या है, जीरो। तो यहां से हमारा हो गया काम आसान। पहला क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड किया। हमेशा dy बाई डी एक्स चाहिए होगा आपको, 2x प्लस 8। हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आया, 2x प्लस 8। अब 2x प्लस 8 आ गया और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो, क्योंकि हम स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ गया 0 इक्वल्स 2x प्लस 8, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है -4। x की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब जब x की वैल्यू आ गई -4, ये तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया। अब y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है, एक ही मेथड, y कोऑर्डिनेट हम सिर्फ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और कहीं से नहीं। तो y कोऑर्डिनेट में हमारे पास, अगर मैं y इक्वल्स x की जगह -4 पुट करता हूँ, -4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। लो भाई, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -4 एंड -1, -4 एंड -1, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब x और y के जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए -4 और -1, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अगला पार्ट क्या होता है, फाइंडिंग, वो कहते हैं डिटरमिन, ठीक है। फाइंड का वर्ड कम यूज होते हैं, डिटरमिन इट्स नेचर। डिटरमिन क्या करना है, इट्स नेचर। नेचर किस चीज की नेचर, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है या ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, इसकी नेचर डिटरमिन करनी है। उसकी नेचर क्या होगी, ये जो मैक्सिमम है या मिनिमम, ये नेचर होती है। तो नेचर डिटरमिन करने के लिए अब हम आते हैं डबल डेरिवेटिव पे। डबल डेरिवेटिव मतलब कि डेरिवेटिव का फर्दर फिर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या था, 2x प्लस 8, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2x हमारे पास 2 आ गया और 8 खत्म हो गया। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया 2। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लें कि अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी दो तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, पॉजिटिव आ सकती है और नेगेटिव आ सकती है। अगर तो वैल्यू है पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो मिनिमम है। अगर तो वैल्यू है नेगेटिव, तो वो स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मैक्सिमम। इसके अलावा और भी मेथड हैं कि हम बता सकते हैं कि डिटरमिन द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट क्या है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के अंदर वो ये सवाल पूछते हैं तो आपने डेरिवेटिव लेकर ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव 2 का मतलब क्या है, ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट। ठीक हो गया। और अब कुछ चीजें हैं
वो एक तो हो गया हमारे पास जो लिखते होते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स जो हैं उनको डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर या डी वाई बाई डी एक्स, ये जो चीज़ें हैं इनको और डिफरेंट लेटर्स के अंदर वो कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख देते हैं और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को वाई डबल डैश लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख देते हैं और डबल डेरिवेटिव को एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स को आपने एफ इनवर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो फंक्शंस में पढ़ा था ना एफ इनवर्स, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो इनवर्स होता है। इनवर्स क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये इनवर्स होता है। -1 ये सिर्फ डैश है, वो कॉम्प्लीमेंट जो होता था सेट्स के अंदर ओ लेवल्स में पढ़ा था, तो ये सिर्फ क्या है, डैश। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को वाई डबल डैश या एफ डबल डैश भी लिखा जा सकता है और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश और एफ डैश ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। ये इसलिए बताएं कि पास पेपर्स के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज, ये चीज़ें यूज़ हुई हैं ताकि और आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट्स की बात होगी क्वाड्रेटिक कर्व की। अब क्वाड्रेटिक कर्व की तो बात हो गई, तो अगर क्यूबिक कर्व आ जाए तो क्या करेंगे। हमारे पास क्यूबिक कर्व या इस तरह का होता है या इस तरह का होता है, मतलब एक पॉइंट मैक्सिमम, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। क्यूबिक कर्व के अंदर दो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं इनमें एक मैक्सिमम एक मिनिमम, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये जो कर्व है ये क्या बन रहा है, क्या आंसर आ रहा है इसका, तो हमने इसका पता करना है। हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स 3x क्यूब माइनस 81, 3x क्यूब माइनस 81। मैं सिंपल सी इक्वेशन दी है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा सकूं। डेरिवेटिव लिया dy बाई डी एक्स, स्टेशनरी पॉइंट की जब भी बात करनी है डेरिवेटिव लेना, dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस ये 81x कर लें तो माइनस 81। dy बाई डी एक्स को 0 पुट किया क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर हमेशा ग्रेडियंट क्या होता है, 0। माइनस 81 इधर आके प्लस हो गया, 81 इक्वल्स 9x स्क्वायर, 9 आके डिवाइड हुआ, x स्क्वायर इक्वल्स 9, अंडर रूट ऑफ 9 लिया तो x इक्वल्स 3 एंड x इक्वल्स -3। दो वैल्यूज आएंगी प्लस -3, ये नहीं समझना कि सिर्फ x इक्वल्स टू 3 की वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -3। अब x की दो वैल्यूज आ गई स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, तो बारी बारी x इक्वल्स टू 3 पुट करें और x इक्वल्स टू -3 पुट करें। मेरे पास मेरा दिमाग इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा। अब्बास यूज़ करो यार कैलकुलेटर और मुझे बताओ कि ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। यहाँ पे y का आंसर क्या आता है और यहाँ पे y का आंसर क्या आता है। आप लोग भी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं वो साथ साथ देखें, सॉल्व करें और पोस्ट करें अपना आंसर, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि आप लोगों को चीज़ें समझ आती जा रही हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना अपना आंसर मेंशन करते रहा करें साथ साथ। तो x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, 27 इंटू 3 81, आई थिंक 162 -162। जब है x इक्वल्स टू 3 पुट किया तो -162, तो -3 पुट करते हैं तो फिर देखो फिर पॉजिटिव 162, फिर आ गया 162। तो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब नेचर डिटरमिन करें, हमें क्या पता ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है या ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है। हो सकता है ये मैक्सिमम हो, ये मिनिमम हो, या ये हो सकता है ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो हम भाई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने क्या करना है, हमने चुप करके डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 18x। अब देखें क्यूबिक इक्वेशन थी ना, और क्यूबिक इक्वेशन में एक से ज़्यादा स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली डबल डेरिवेटिव के अंदर आपके पास ऑप्शन आ गई चेक करने की भाई किस स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक के अंदर एक ही स्टेशनरी पॉइंट आ रहा था तो डायरेक्टली बता दिया यार ये एक ही स्टेशनरी पॉइंट है और वो मिनिमम है। यहाँ पे दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे हैं तो उन्होंने ऑप्शन दे दिए, हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन बन गई, एक x आ गया।
कि कौन से वाला स्टेशनरी पॉइंट। अब बता देते हैं यार, ये देखो ना यार, जब x इक्वल टू 3 है तो फिर क्या बनता है, x इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे 18 इंटू 3 क्या आंसर आता है 54, और जब x इक्वल टू -3 है तो क्या आंसर आएगा, मैं इसको y डबल डैश लिख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना बड़ा मुश्किल होता है यार, -54। अब एक आ रहा है पॉजिटिव 54 और एक आ रहा है नेगेटिव 54, तो हमें ये पता लगा कि x इक्वल्स टू 3 के ऊपर जो स्टेशनरी पॉइंट बन रहा था ये हमारे पास एक मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट था, और x इक्वल्स टू -3 पे जो स्टेशनरी पॉइंट बन रहा था ये हमारे पास मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर होगी बात, यहाँ तक गुड हो गया। अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट से रिलेटेड एक लास्ट, वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता लेकिन आ जाता है। अब हमने ये नहीं समझना कि सर चलें 2 नंबर कट के खैर है, एएस के अंदर एवरी सिंगल मार्क काउंट्स। वो क्यों काउंट करता है कि A2 में जाके आप ग्रेड मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, A2 काफ़ी टफ है। तो अब एएस में A अगर हायर नहीं आया हुआ तो A2 के अंदर A* सिक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है कि भाई ग्राफ एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद दोबारा नीचे आने की बजाय, जैसा यहाँ से नीचे आ गया ना, नीचे आने की बजाय यहाँ से फिर ऊपर चला गया, ये अब पॉइंट आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या ग्राफ जब नीचे आ रहा था तो यहाँ से ऊपर जाने की बजाय दोबारा नीचे की तरफ आ गया, तो ये आपके पास आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर इसी के साथ मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें और भी बता दूँ। मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला ग्राफ भी बना दिया, क्वाड्रेटिक ग्राफ भी बना दिया, और ये क्यूबिक वाला ग्राफ भी बना दिया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बना दिया, क्वाड्रेटिक भी बना दिया, और क्यूबिक भी बना दिया। अब क्वाड्रेटिक ग्राफ से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक ग्राफ के अंदर देखें, यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये साइड क्या है, नेगेटिव। पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज हुई, ग्रेडियंट क्या होने लग पड़ा, इंक्रीज, पॉजिटिव। यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पर आगे क्या हो गया, डिक्रीज, है ना। अब यहाँ पर ये जो क्यूबिक ग्राफ है, क्यूबिक ग्राफ में यहाँ से यहाँ पे ग्रेडियंट क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया। यहाँ से ग्रेडियंट फिर इंक्रीज कर रहा है, ये वाला पार्ट फिर पॉजिटिव हो गया। यहाँ से ग्रेडियंट पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शंस चेंज किए जा रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, जिस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना, उसमें ग्रेडियंट, ये देखें पहला पार्ट ये वाला आया जो कि क्या था, इंक्रीजिंग, उसके बाद अगला पार्ट फिर इंक्रीजिंग आ गया, उसमें इंक्रीज। यहाँ पे पहला पार्ट डिक्रीजिंग आया और अगला पार्ट फिर डिक्रीजिंग आ गया। ग्रेडियंट दोनों जगह पे, पहले स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है और स्टेशनरी पॉइंट के बाद भी ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है और स्टेशनरी पॉइंट के बाद भी ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। जबकि बाकी ग्राफ्स के अंदर ऐसा नहीं है, जब भी स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है उसके बाद ग्रेडियंट ऑपोजिट हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज हो गया, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सेम नहीं रहा। सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर ये चीज़ सेम हुई। और जहाँ स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो। जहाँ स्टेशनरी पॉइंट है वहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, जीरो, 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 जीरो। ठीक हो गया। चलें 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, नोट कर लें और फिर मैं ताकि बोर्ड रब करूँ और साथ कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को समझ आ गया।
आवाज़ देखो, कमेंटमेंट। मेरी ज़रा आईसाइट काफ़ी वीक है, मुझे दूर से नज़र नहीं आता। चलो आ जाएंगे, आप नोट कर लो, देख लेना। हाँ, तरीका दूसरा भी किया जा सकता है, वो जिस और टीचर्स वगैरह करते हैं, पैड्स वगैरह यूज़ करके या माइक्रोसॉफ्ट सरफेस वगैरह यूज़ करके, और लैपटॉप के ऊपर ही बैठ के लिख भी रहे हैं, साथ साथ वो सारे कमेंट्स को भी आंसर कर पा रहे होते हैं। वो एक एडेड बेनिफिट भी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बोर्ड के ऊपर चीज़ समझ आती है वो सिर्फ पीसी के ऊपर लिख के नहीं समझ आती। आप लोगों को 2 मिनट देने से ज़रा ना मैं भी सांस ले लेता होता हूँ। मुश्किल होता है यार रोज़े के अंदर लंबी लंबी क्लास लेना बोलना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? जस्ट 1 मिनट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखें हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अभी जो हमने पहले ग्राफ बनाए हैं ना, तो वही एक दफ़ा अपने पास आप लोग दोबारा बना लें। A function is increasing when dy by dx is greater than 0, and a function is decreasing when dy by dx is लेस देन 0। एक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, और एक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, नहीं इंक्रीजिंग है जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, और डिक्रीजिंग है जब dy बाई डी एक्स लेस देन 0। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमारे पास एक फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। हमारे पास, मैं ये कहता हूँ कि when x इक्वल्स टू -2 फाइंड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमने जब ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम कैसे चेक करेंगे?
हम इस तरीके से चेक करेंगे कि dy बाई डी एक्स को हम dy बाई डी एक्स आया हमारे पास विच इज़ 2x प्लस 8 और dy बाई डी एक्स हमारे पास जो आ रहा था वो हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 2x की जगह हमने पुट कर दिया, क्या चीज़ पुट की, x की जगह पुट कर दिया -2, तो -2 में -4 तो हमारे पास आ गया 4। अब dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर लेस देन 0 आता तो फंक्शन क्या होता, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आपने ये चीज़ प्रूव करनी हो कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला ग्राफ है तो वो आपसे ना ये वर्ड यूज़ करके पूछ लेंगे कि वेदर दिस ग्राफ वेदर दिस स्टेशनरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नॉट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर हमने क्या चीज़ सीखी है, क्या होगा कि स्टेशनरी, पहले हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करें, स्टेशनरी पॉइंट से पहले वाला ग्रेडियंट और बाद वाला ग्रेडियंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अभी हम पहले क्यूबिक वाले को देखते हैं, फिर उसमें हमारे पास ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। अब एक हमारे पास क्यूबिक ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27x, यह है हमारे पास एक क्यूबिक ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27x। और ये कह रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस 27x है, फाइंड the range of values of x for which the function is increasing, हम दोनों के लिए कर लेते हैं, for which the function is, पहले इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहले हम देखते हैं इंक्रीजिंग के लिए। अब क्या आ रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए क्या है, हमने पहले ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे देखो वो क्यूबिक ग्राफ या इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है, दोनों में फर्क है, ये पॉजिटिव है भाई। अगर पहला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है तो उसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट से पहले वाला जो ग्राफ है, जो पार्ट है, वो सारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद वाला पार्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है और फिर इंक्रीजिंग। अगर पहला पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मिनिमम आ रहा है तो उससे पहले वाला पार्ट जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करनी है, ये वाला क्वेश्चन आता होता है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जब हमने फाइंड करनी है तो हमने इस चीज़ का बड़ा ख़ास ध्यान रखना है, किस चीज़ का, कि भाई हमारे पास पहले हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 27। अब dy बाई डी एक्स को हमने 0 पुट किया क्योंकि हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 27, माइनस 27 इधर आके प्लस हो गया, तो 27 इक्वल्स 3x स्क्वायर, 3 इधर आके डिवाइड हो गया तो x स्क्वायर, तो x का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, x का आंसर हमारे पास -3। दो आंसर्स आ गए, एक हमारे पास x का आंसर आ गया 3, एक हमारे पास x का आंसर क्या आ गया। अब हमें स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए हमें ये पता लग गया, चाहे वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला या ये वाला, वो 3 और -3 के ऊपर लाई कर रहे हैं, 3 और -3। यहाँ पर तो ग्रेडियंट क्या आएगा, 0। हो सकता है वो ये वाला पॉइंट हो सकता है ये वाला पॉइंट हो सकता है ये वाला पॉइंट हो सकता है ये वाला पॉइंट हो, लेकिन जो भी पॉइंट है वहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, 0। अब हमने 3 से पहली जो भी पहला पॉइंट आ रहा है ना, अब इन दोनों में से देखो कि पहले फिर 3 आएगा, ठीक है। तो -3 से मैंने पिछला, -3 से पहले -4 आता है, -5 आता है,
चलो -3 से पहले वाला कोई एक नंबर यूज करते हैं, -4 यूज किया। dy बाई डी एक्स में -4 x इक्वल्स -4 यूज किया। ठीक है, मुझे अभी देख के बड़ी खुशी हुई है कि वो उसमें से जो है ना मेरी एक बड़ी पुरानी बड़ी अच्छी स्टूडेंट, हेलो अरीबा भाई, वो उसने सऊदी अरब से ज्वाइन किया हुआ है। x इक्वल्स टू -4 पुट किया तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स 3 इंटू -4 का स्क्वायर -27। इसका आंसर चेक करो क्या आता है, कैलकुलेटर यूज करो। -4 का स्क्वायर आता है 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 27 21, हाँ क्या कह रहे हो, अच्छा माइनस है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ज़्यादा फनकार हो गया। हाँ मैं -75। अब -75 ग्रेडियंट क्या आया, -75 भाई, dy बाई डी एक्स आया है, तुम्हें भी रोजा लग रहा है, -75। अब इन दोनों पार्ट्स में से देखो कि सबसे पहली वाली लाइन ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इन दोनों में से देखो कि पहले डिक्रीजिंग फंक्शन किस में आ रहा है, सेकंड वाले में, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन पहले आ रहा है। मतलब ये कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये वाला जो ग्राफ है वो समवट इस तरह का ग्राफ बनेगा, और जिसमें पहले स्टेशनरी पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो अब हमने सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो बतानी है, किसकी बतानी है, इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो हमें ये पता लग गया कि भाई पहला स्टेशनरी पॉइंट और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट, सिर्फ उसके दरमियान फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। पहला स्टेशनरी पॉइंट और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट, उसके दरमियान जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और उसके उन दोनों के अलावा जो है फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन का, पहला स्टेशनरी पॉइंट और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, क्योंकि -3 से छोटी वैल्यू देखी तो -75 आ रही थी, -3 पे ये वाला पॉइंट आ गया था 0, -3 से थोड़ी सी भी वैल्यू इंक्रीज की तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, और गया 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 किस पॉइंट तक, ये आ रहा था हमारे पास x इक्वल्स टू -3 पे, और ये आ रहा था हमारे पास x इक्वल्स टू 3 पे। जब तक फंक्शन 3 पे नहीं पहुंचा, x इक्वल्स टू 3 पे, फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था फंक्शन। ठीक, इंक्रीजिंग था, तो ये हमारे पास पता लग गई हमें एक चीज। यहीं पे अगर वो कह देते डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग, अब जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग किन किन पार्ट्स में हो रहा है, इससे पहले पहले डिक्रीजिंग है और इसके बाद डिक्रीजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस x वाली इससे पहले पहले डिक्रीजिंग है और इसके बाद डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन हमारे पास, अगर मैं ये कहूं कि x हैज टू बी लेसर देन -3 एंड ग्रेटर देन 3, कि -3 से कम कम वैल्यू रखेंगे x की और 3 से ज्यादा वैल्यू रखेंगे x की, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें देख लें, अगर फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है कि इक्वेशन हमारे पास दूसरी होती है और पहला हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग आता, तो फिर हम देखते ही कहते हैं कि यार यहाँ से पीछे पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग और यहाँ से आगे आगे इंक्रीजिंग, और इन दो स्टेशनरी पॉइंट्स के दरमियान क्या है, डिक्रीजिंग। तो याद रख लें, दो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं क्यूबिक के अंदर। अगर दो स्टेशनरी पॉइंट्स के दरमियान, आप ये भी कर सकते हैं, अगर दो स्टेशनरी पॉइंट्स के दरमियान आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उनके आसपास, उनके लेफ्ट और राइट पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर दो स्टेशनरी पॉइंट्स के दरमियान फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो दो स्टेशनरी पॉइंट्स के लेफ्ट राइट पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ गए, और वो जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स चेन रूल से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलो ये नोट कर लो और फिर मैं आपको वो भी करवा देता हूँ।
इस वक्त मेरी हालत होती जा रही है टैट, गला शरीर खुश्क होता जा रहा है। लेकिन यह है कि आज के अलावा मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं ये इस चीज़ को कवर करवा सकूँगा आप लोगों को, तो आज ये करते हैं ताकि ईद के बाद वाला फिर आगे फिर वही बात आ जाती है, हमने इंटीग्रेशन भी करनी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जिसमें वो पहले आपसे इक्वेशंस शो करवाते हैं, इक्वेशंस शो करवाते हैं, इक्वेशन शो करवाते हैं, शो करवा के फिर उनको डिफ्रेंशिएट करवाते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाने के बाद फिर सॉल्व करवाते हैं। अब उसमें जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ, एक एग्जांपल के ज़रिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये चेन रूल से रिलेटेड नहीं है। उन्होंने बताया कि आपके पास ये मैंने ज़रा एक अजीब सा क्यूबॉइड बनाने की कोशिश की है। इसकी बेस जो है वो स्क्वायर है और इसकी जो हाइट है वो है h। वो कहते हैं फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ h, x एंड h। तो हमने एरिया फाइंड कर लिया, वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इन टर्म्स ऑफ x एंड h। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस हमारे पास x है, ये भी x है, तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर h हमने शो कर लिया। ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, पेपर के अंदर इतनी सिंपल एग्जांपल होगी नहीं, वो डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं, मैंने वो भी दिमाग के अंदर मेरे आ नहीं रही कोई, ऐसे ही अपनी तरफ से गलत एग्जांपल बना लूँ, फ़ायदा नहीं। आप लोगों को कौन सा समझाना है वो समझ आ जाएगा। v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर h। अब वो ये कहते हैं इट इज गिवन दैट x कैन वेरी, x चेंज हो सकता है, हाइट होने सेम रखिए, x चेंज हो सकता है, x कैन वेरी। ओके, और वो ये कह रहे हैं कि फाइंड, हमारे पास x वेरी कर सकता है एंड h इक्वल्स 10 एंड h इक्वल्स 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह के बना सकते हैं। वो कहते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, और या ये कह सकते हैं कि फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टेशनरी। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v, v की स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करें। अब स्टेशनरी वैल्यू का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे v की जगह y लिख दूँ और यहाँ पर x लिख दूँ, तो हम यही कहेंगे सर dy/dx लें, जीरो पुट करें, आंसर निकालें। तो अब अगर v और h और x लेती है तो क्या हुआ? h का मतलब क्या? h तो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल क्या है वो x और v है। तो इसका मतलब स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v फाइंड करने के लिए dy/dx इक्वल्स, हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? h क्या है? वो तो वैसे ही हमारे पास 10 है, तो वो 10x स्क्वायर बनता था, तो हमारे पास आ गया 20x, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल्स टू 10x स्क्वायर बनता था, है ना। तो dy/dx किसके इक्वल आ गया? 20x के। और स्टेशनरी वैल्यू पे dy/dx क्या होता है? हमेशा जीरो, जीरो इक्वल्स 20x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। और वो कह रहे हैं, कहते हैं कि यार ये जो वैल्यू है वो चेक करो कि ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v क्या आएगी? अब हमारे पास x आ गया जीरो, x इधर पुट किया तो आंसर क्या आया? जीरो। तो जब आंसर यहाँ पे भी जीरो आ गया तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v क्या आई? जीरो। ये एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बुक के अंदर काफ़ी सारे हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। अभी मेरे माइंड के अंदर ना और एग्जांपल्स इस तरह की आ नहीं रही। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी मैं वो अब आप लोगों को करवाने लगा छोटा।
कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज। क्या है? कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज। कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज बेसिकली बात हो रही है एक पार्टिकल की कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसके ऊपर एक पॉइंट P मूव कर रहा है, पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। वो पॉइंट P मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x एंड y। अब देखें यहां से जब स्टार्टिंग में x को थोड़ा सा चेंज किया तो y के अंदर काफी चेंज आया। जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करता जा रहा है x में ज्यादा चेंज आ रहा है तो y में थोड़ा चेंज आ रहा है। ये है कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज कि एक चीज पहले थोड़ी चेंज हो रही है, दूसरी ज्यादा चेंज हो रही है, और एक चीज पहले अब ज्यादा चेंज हो रही है उसके वजह से दूसरी चीज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। ठीक है, ये कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज पॉइंट P, पार्टिकल P मूव करता है ना, दिमाग में बिठा लें सिर्फ हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है dx/dt, एक होता है dy/dt और एक होता है dy/dx। dx/dt, dy/dt और एक है dy/dx। dx/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x, कि x एक्सिस के अंदर किस रेट के ऊपर चेंज हो रही है चीज। dy/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, कि जब x में जो भी चेंज आ रहा है उसके हिसाब से किस रेट पे y में चेंज आता है। और dy/dx क्या है? अच्छा, कर्व का रेट ऑफ चेंज बता दो यार, कर्व का रेट ऑफ चेंज क्या है? आप इसमें बेशक एक अपनी तरफ से लगा लें रट्टा। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद, कुछ एक्सपीरियंस के बाद एक शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि उसके ज़रिए आपके पास हमेशा ये जो इक्वेशन बनेगी ना, ठीक बनेगी। आपने जब भी कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आएगा, पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग अ कर्व सच दैट, जो भी चीज़ चल रही, आपने हमेशा साइड पे dx/dt, dy/dt और dy/dx लिख देना है। ये सारा कुछ लिख देना है और उसी के साथ नीचे एक इक्वेशन लिख देनी है हमेशा, dy/dt इक्वल्स, पहले हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के ऊपर हमेशा क्या रखते हैं? dy/dx रखते थे, पर इस केस के अंदर आप हमेशा रखते हैं y/dt। dy/dt लेफ्ट साइड पे रख दें। अब dy/dt लेफ्ट साइड पे रख दिया तो बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी क्या बचा हमारे पास? dy/dx। अब dy/dx पे ही आ गया और दूसरा क्या बचा? dx/dt, उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया dx/dt। तो चेन रूल का चेक या वेरिफिकेशन पॉइंट ये होता है कि हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। dy/dt, यहाँ से dx और dx थ्योरेटिकली कैंसिल होता है तो dy/dt बचता है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन ठीक है। इसका क्वेश्चन है, चुप करके ये चीज़ें लिखें और लिखने के बाद वैल्यूज हम पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, a point P is moving along a curve such that in x, rate of change of x is 0.015 units per second। रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज में टाइम आता है, यूनिट्स पर सेकेंड। The equation of the curve is y equals to x square plus 8x plus 15. Find rate of change of y when x equals to 4। Find rate of change of y when x equals to 4। और यहां पे वो कह रहे हैं कि rate of change of x हमारे पास यार है। अब क्वेश्चन में है हमने चीजें निकालनी है। क्वेश्चन में से चीजें क्या निकालनी है? एक पहली चीज, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स पता है, उसकी वैल्यू क्या है? 0.015। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स हमने लिख दिया 0.015
0.015। अब dy बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये तो हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। dy बाई डी एक्स हमेशा मेन इक्वेशन का होगा। मेन इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 15, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, डेरिवेटिव आ गया। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 4, व्हेन x इक्वल्स टू 4। तो dy बाई डी एक्स में अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 इंटू 4 प्लस 8 विच इज 8 प्लस 8, हमारे पास आंसर आ गया 16। अब देखें, अब हमारे पास dx बाई डी टी की वैल्यू है, यस है। हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, जी बिल्कुल है। तो सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर अब हम वो वैल्यूज पुट करते हैं। dy बाई डी एक्स क्या है? 16 इंटू dx बाई डी टी क्या है? 0.015। यहाँ से चेक करें आंसर क्या आता है हमारे पास। ज़रा मुझे पास हिम्मत करो। 16 इंटू 0.015, 0.24 यूनिट्स पर सेकेंड। अब लाजमी नहीं है कि इसके अंदर आपको हमेशा dy बाई डी टी फाइंड करना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y ही फाइंड करना हो। तो ये भी हो सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y गिवन हो और आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ x फाइंड करना हो सकता है x और y दोनों गिवन हो, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ द कर्व dy बाई डी एक्स फाइंड करना हो। ठीक हो गया? ये होती है हमारी डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट। सिर्फ एक बड़ा छोटा सा वो है, लेकिन वो नहायत आसान है, और इस टाइम पे हिम्मत हमारी दे रही है, जब लाजवाब हो गई है, जवाब दे चुकी है तकरीबन, और बोर्ड भी एंड हो चुका है। तो वो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, वो आप लोगों को वैसे भी उम्मीद है कि आप जो खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो या बाद में कोई क्वेश्चन करें नहीं समझ आया तो वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक हो गया? तो डिफ्रेंशिएशन मुझे तो उम्मीद थी कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन शुक्र है जल्दी कंप्लीट हो गया। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा होता मैं तो यहीं पे ही पड़ा होता, आप लोग फिर ढूंढ रहे होते सर किधर गए। ठीक है, ख्याल रखें अपना। अब मैं इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा कि इंटीग्रेशन हम कब करने लगे हैं, पेपर से पहले पहले ही करवा दूंगा इंटीग्रेशन भी, आपको कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के। ठीक है, ख्याल रखें अपना, और एडवांस में मेरी तरफ से आप लोगों को सबको ईद मुबारक। ईद आ रही है अगले हफ्ते भाई, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।